दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को और बेल आइकन दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा के अंदर। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं आप सभी का कि आपने मेरी सारी वीडियोस को इतना सारा प्यार दिया और आपने चैनल को सब्सक्राइब किया। इसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन जो लोग इसको पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दें और आप मुझ पर एक एहसान और कीजिएगा कि वीडियो को शेयर और कर दें ताकि हमको मोटिवेशन मिले और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं पूरी इस फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 को, वेब को, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अपने अंदर बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को समाये हुए हैं। चलिए देखते हैं, इसमें कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं जो हमारे कॉन्सेप्ट को, जो हमारा बेस लेवल है उसको अच्छा कर सके। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और आप यकीनन अपने अंदर ये अनुभव करेंगे कि आपके अंदर जो कमियां थी इस चैप्टर को लेकर के वो काफी दूर हो चुकी है और आपको काफी कुछ नया भी सीखने वाले हैं आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेब के बारे में। देखिए, वेब क्या होता है, वेब क्या होता है, वेब के बारे में आप समझते हैं। तो वेब क्या होता है, एक्चुअल में ये डिस्टरबेंस होता है जो प्रोपोगेट करता है एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह को। एक जगह से एनर्जी को क्या करता है, प्रोपोगेट करता है दूसरी जगह को। तो ये डिस्टरबेंस होता है जो एनर्जी को लेकर जाता है अपने साथ और एक जगह से दूसरी जगह को एनर्जी को ट्रांसफर करता है। अब देखिए, ये जो डिस्टरबेंस है ये तो या तो मीडियम में ट्रेवल करेगा या किसी वैक्यूम में ट्रेवल करेगा। तो दो तरह के होते हैं डिस्टरबेंस, जो मीडियम में ट्रेवल करते हैं और एक होता है वैक्यूम में। अब वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम वहां उस जगह को कहते हैं जहां पर किसी भी तरह का मैटर नहीं पाया जाता। तो या तो वैक्यूम में ट्रेवल करेगा या फिर करेगा किसी मीडियम के अंदर। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के भी वेव्स को दो तरह से डिफाइन किया गया है। एक वो जो किसी मटेरियल के अंदर ट्रांसफर हो रही है और एक वो जो किसी वैक्यूम के अंदर ट्रांसफर हो रही है। तो मैकेनिकल वेव्स होती हैं और एक होती है नॉन मैकेनिकल वेव्स। तो मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको प्रोपोगेट करने के लिए मटेरियल चाहिए ही चाहिए, सिस्टम चाहिए ही चाहिए या मीडियम चाहिए ही चाहिए। तो मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको मटेरियल या फिर मीडियम चाहिए। मीडियम कितने तरह के हमने पढ़ रखे हैं पिछली वीडियोस में, हमने 3 तरह के पढ़ रखे हैं जो कि जनरलाइज है, जैसे कि सॉलिड मीडियम, लिक्विड मीडियम या फिर गैस। या तो सॉलिड हो या लिक्विड हो या फिर गैस हो, उसमें जो है मैकेनिकल वेव ट्रेवल करती है, या वो वेव जो इन तीनों मीडियम में ट्रेवल करती है मैकेनिकल वेव कहलाती है। तो मैकेनिकल वेव आपको समझ में आ गया होगा कि वो वेव्स जिनको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है वो कहलाती हैं मैकेनिकल वेव। इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए, अगर आप एक किसी पॉइंट के करीब खड़े हुए हैं और आपने पॉइंट के अंदर कोई पत्थर फेंक के मारा तो पॉइंट के अंदर कुछ वेव्स जनरेट हो जाएंगी, कुछ लहरें जनरेट हो जाएंगी जो इस तरह से चलेंगे, ट्रफ और क्रेस्ट के रूप में चलेंगी और धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगी। अगर आप किसी तालाब में हैं और तालाब में आपने यहाँ पत्थर फेंक के मारा है तो चारों तरफ को इस तरह की वेव्स निकलती हैं रिंग बनाती हुई। तो ये रिंग बनाती हुई निकलती हैं। अगर उसको देखेंगे साइड से तो इस तरह की दिखाई देगी और अगर ऊपर से देखेंगे तो कुछ इस तरह से प्रोपोगेट करती हुई नजर आती है आपको। तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी मैकेनिकल वेव, क्योंकि ये वेव जो जिस मीडियम में जनरेट हुई है वो मीडियम है वाटर, इसलिए ये मैकेनिकल वेव है। आपके हाथ में एक रोप है, रस्सी है, आपने एक एंड से उसको फिक्स कर दिया और दूसरे एंड को आप लेकर आए और आपने इसको हिलाना शुरू कर दिया। तो क्या होगा, रस्सी में आपको अगली पोजीशन में कुछ इस तरह से दिखाई देगी। तो ये क्या है, ये भी एक तरह की मैकेनिकल वेव है क्योंकि आपने रस्सी के अंदर प्रोड्यूस किए है ये। तो ये भी एक मैकेनिकल वेव है। तो मैकेनिकल वेव वो वेव्स होती हैं, वो सारी वेव्स जो किसी मीडियम में जनरेट की जाए, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव। साउंड वेव भी एक मैकेनिकल वेव है क्योंकि साउंड वेव के प्रोपागेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट पड़ती है और साउंड वेव तीनों मीडियम में ट्रेवल करती है, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो सॉलिड हो या फिर गैस हो। जो हम रोजमर्रा की आवाज सुनते हैं एक दूसरे फ्रेंड्स की, हम बातें करते हैं, तो ये जो साउंड वेव है ये आती है एयर में ट्रेवल करती हुई। एयर में ट्रेवल करती हुई एक के मुंह से दूसरे के ईयर तक पहुंचती है। तो ये है मैकेनिकल वेव जो कि एयर में चल रही है। अच्छा, ये जो साउंड वेव है जो एयर में चल रही है, तो क्या ये लिक्विड में, सॉलिड में चल सकती है? जवाब है बिल्कुल चल सकती है। अगर आपके पास एक बहुत बड़ी रोड हो, लोहे की या फिर किसी भी मटेरियल की रोड हो, और अगर आप यहाँ पर कान लगाएं और दूसरा कोई एक बंदा यहाँ पर कुछ हिट करे, कुछ मारे, तो आपको खुद फील होगा यहाँ पर बहुत तेज आवाज सुनाई देगी, जो कि ये जो मार रहा है ना इसकी आवाज ट्रेवल करती हुई आपके कान तक आएगी, जो कि बहुत हाई स्पीड से आती है।
लगभग 4500 मीटर पर सेकंड की स्पीड होती है किसी सॉलिड के अंदर। और अगर एयर की बात की जाए तो एयर में 330 से 350 मीटर पर सेकंड तक होती है साउंड वेव की स्पीड। तो बहुत ज्यादा फर्क है यहाँ देखा जाए तो। अब देख अब देखा जाए तो मैकेनिकल वेव भी दो तरह की होती है, एक वो जो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं और एक वो जो ट्रांसवर्स होती हैं। अब इनके बारे में भी डिटेल में देख लेते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल कौन सी है और ट्रांसवर्स कौन सी है, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो आप समझ गए ना कि मैकेनिकल वेव कौन सी होती है। वो वेव्स, वो सारी की सारी वेव्स जो किसी मीडियम में जनरेट किए जा रही हैं, वो सारे डिस्टरबेंस जो किसी मीडियम में जनरेट किए जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव। अब इसकी दो फॉर्म होती हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है और एक होती है ट्रांसवर्स वेव। इनको मैं आपको एक्सप्लेन करने से पहले आपको समझाना चाहूंगा ताकि आपको एक्सप्लेन करते वक्त आपको अच्छे समझ में आ जाए। देखिए, आपके पास एक रोप थी, तो आपने रोप को पकड़ के हिला दिया, तो कुछ इस तरह की रोप के अंदर जो थी वेव्स जनरेट हो गई। अब सपोज दैट आपके पास कोई स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, आपने क्या किया, यहां से फोर्स लगाया, फिर उसको हटा दिया फोर्स को। तो जो इसकी नेक्स्ट शेप देखोगे तो वो कुछ इस तरह से होगी, कहीं से कंप्रेस हो जाएगी तो कहीं से एक्सपेंड हो जाएगी, कहीं से कंप्रेस हो जाएगी तो कहीं से एक्सपेंड हो जाएगी। अगर आपको नहीं लग रहा है तो आप खुद करके देख लें प्रैक्टिकल, आपको ये दिखाई देगा, आपको ऐसा दिखाई देगा। तो कहीं से कंप्रेस हो जाएगी, कहीं से फैल जाएगी। तो ये क्या है, तो ये देखो, ये भी तो एक तरह की वेव्स है। अरे भाई, ये भी एक तरह की वेव है जो मैंने मीडियम के अंदर प्रोपोगेट कराई है। अब मीडियम क्या है, तो मीडियम ये खुद मटेरियल है, जिस मटेरियल का स्प्रिंग बना हुआ है, ये मटेरियल खुद एक अपने आप में क्या है, मीडियम है। तो देखिए, इस तरह की वेव भी होती है और एक इस तरह की वेव भी होती है, जैसे कि रॉक के अंदर जनरेट की गई, या फिर किसी पॉन्ड के अंदर आपने पत्थर फेंक के मार दिया तो पॉन्ड के अंदर जो वेव जनरेट हुई है वो। तो ये कौन सी वेव है और ये कौन सी वेव है, दोनों ही मीडियम के अंदर प्रोपोगेट की गई। तो जो वेव किसी मीडियम के अंदर प्रोपोगेट कराई गई है और वेव के जो पार्टिकल्स हैं, वेव के चलने की, देखो वेव इधर को चलेगी, तो वेव के चलने के पैरेलल या फिर परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं, तो उससे बताएंगे हम। देखो, लॉन्गिट्यूडनल वेव वो वेव होती है जो मैंने ये वाला डायग्राम दिखा रखा है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव का। लॉन्गिट्यूडनल वेव वो वेव है जिसमें जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो वेव प्रोपोगेशन के पैरेलल वाइब्रेशंस करते हैं। जैसे कि देखो, स्प्रिंग यहां से कहीं से फैला, यहां से दबा और यहां से फैल गया, फिर दब गया, फिर फैल गया। तो ये इस तरह से है, जो मीडियम के पार्टिकल हैं, जो स्प्रिंग होगा वो स्प्रिंग ऐसा आगे पीछे मूव करेगा। अगर स्प्रिंग का एक छल्ला ले लिया जाए तो ये आगे पीछे मूव करेगा। और वेव कहाँ मूव कर रही है, आगे को मूव कर रही है। तो वेव जो मूव कर रही है वो आगे को मूव कर रही है, और जो मीडियम के पार्टिकल है वो इस तरह से मूव कर रहे हैं। तो वो वेव जिसमें मीडियम के पार्टिकल वेव प्रोपोगेशन के पैरेलल मूव करते हैं, तो ये पैरेलल ही है, तो पैरेलल मूव करते हैं, वो वेव कहलाती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। और लॉन्गिट्यूडनल वेव जो मूव करती है आगे को, वो कंप्रेशन, ये जो दबा हुआ हिस्सा है इसको कंप्रेशन बोलते हैं, कंप्रेशन, और ये फैला हुआ हिस्सा उसको बोलते हैं रेयरफैक्शन। कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के रूप में आगे को प्रोपोगेट करती है। तो ये है लॉन्गिट्यूडनल वेव। जो साउंड वेव्स जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ही होती हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, समझ में नहीं आया तो फिर समझ लीजिए। अगर मैं यहाँ से, कोई आदमी यहाँ से बोल रहा है, सपोज दैट यहाँ से कोई बोलने की कोशिश कर रहा हो, तो उसकी वेव इस तरह से जाएगी आगे को, इस तरह से आगे को जाएगी। यहाँ किसी का कान है, वो सुन रहा है कान के थ्रू। तो यहाँ जो मीडियम में पार्टिकल है ना, पार्टिकल, यहाँ पार्टिकल इस तरह से होंगे, तो ये पार्टिकल आगे पीछे मूव करेंगे, ऐसे सिर्फ आगे पीछे मूव करेंगे और वेव को प्रोपोगेट कराएंगे। तो आगे पीछे मूव कराने से क्या होगा, जो पार्टिकल लगे हुए हैं, देखो ये एयर है, तो एयर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे चिपके हुए रहते हैं लगातार, गैस पार्टिकल्स या फिर एयर पार्टिकल। तो वो पार्टिकल अपने पास वाले, पड़ोसी वाले को एनर्जी ट्रांसफर करते रहते हैं। जब ये वाला पार्टिकल इस तरह से मूव करेगा, चूंकि ये दोनों पार्टिकल एक तरह का बॉन्ड बनाए हुए होंगे, तो ये पार्टिकल भी तो उतना ही आगे को खिसकेगा जितना ये वाला खिसकेगा आगे को। तो इस तरह से पूरा मीडियम इस तरह से होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। साउंड वेव इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको याद रखना है कि साउंड वेव जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। अब जैसे कि देखो इसमें लिखा हुआ है वेव्स ऑन स्प्रिंग और साउंड वेव्स इन एयर
आर द एग्जांपल्स ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। अब आती है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव कौन सी होती है? देखो, ये मीडियम का पार्टिकल है, वेव इस तरह से प्रोपोगेट करना चाह रही है, तो अगर ये मीडियम का पार्टिकल अपनी ही जगह ऊपर नीचे मूव करे, अपनी ही जगह ऊपर नीचे मूव करे, वेव आगे को बढ़ती चली जाए, लेकिन जो मीडियम के पार्टिकल है वो ऊपर नीचे मूव करें, तो ऐसी वेव कहलाती है ट्रांसवर्स वेव। जैसे कि अगर पॉन्ड के अंदर पत्थर डाल दिया जाए, तो देखो जो पत्थर होगा वो तो आपने डाल दिया और वेव जनरेट हो गई इस तरह से, तो वेव आगे को जा रही है। अब एक बात मैं आपको बता दूं, वेव आगे को जा रही है, ये जो ऊपर वाला उठा हुआ हिस्सा होता है ना, उठा हुआ हिस्सा, इसको बोलते हैं क्रेस्ट, और नीचे वाला दबा हुआ हिस्सा जो होता है इसको बोलते हैं ट्रफ। तो जो ट्रांसवर्स वेव है वो क्रस्ट और ट्रफ के रूप में आगे को प्रोपोगेट करती चली जाती है, तो ये आगे को प्रोपोगेट करती है। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ रहे हैं और आपको मजा भी आ रहा होगा, लेकिन अगर आप इस पॉइंट के अंदर एक कॉर्क रख दीजिए। कॉर्क आपने सुना ही होगा, जो कार्बन होता है, कॉर्क रख दीजिए, फिर आप पत्थर मारिएगा। तो जब आप पत्थर मारेंगे तो क्या होगा, ये कॉर्क जो ऊपर, ये वेव तो आगे हो जाएगी, लेकिन ये कॉर्क जो है ना अपनी पोजीशन पर ऊपर नीचे होगी, अपनी ही पोजीशन पर ऊपर नीचे होगी, कॉर्क आगे को नहीं जाएगी। तो ये तो आपको पता चल जाएगा खुद ब खुद कि ऊपर नीचे होगी। तो ऊपर नीचे से आपको क्या पता लगा? ऊपर नीचे से आपको ये पता लगा जो वेव प्रोपोगेट कर रही है आगे को, वेव प्रोपोगेट कर रही है आगे को, और मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर। तो जाहिर सी बात है, वेव प्रोपोगेट कर रही है आगे को, मीडियम के पार्टिकल मूव कर रहे हैं परपेंडिकुलर। तो जब इस तरह की घटना हो तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। और जब वेव चल रही है आगे को, मीडियम का पार्टिकल कर रहा है इस तरह से मोशन, तो वो कहलाती है आगे को पीछे को पैरेलल मूव कर रहे हैं, पैरेलल वाइब्रेट कर रहे हैं मीडियम के पार्टिकल, तो वो कहलाती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो साउंड वेव है ये वाली पैरेलल वाली, जो परपेंडिकुलर वाली है वो है आपने पत्थर डाल दिया किसी तालाब के अंदर, तो ये है ट्रांसवर्स वेव। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अगर अब भी समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे इस चीज को पूछ सकते हैं। वैसे मैंने अपनी तरफ से आपको बेहतर समझाने की कोशिश की है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह भी होती हैं, आगे देख लेते हैं। अभी तक हमने इससे पहले जितनी भी वेव्स का जिक्र किया था वो थी सारी की सारी मैकेनिकल वेव। आपको पता ही होगा मैकेनिकल वेव, वो वेव जिनको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत थी। अब मीडियम हमने पढ़ लिखे थे, गैस था, सॉलिड था और लिक्विड था, ये हमने मीडियम पढ़ लिखे थे। तो कुल मिलाकर मैकेनिकल वेव्स के प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट हो रही थी। अब भले ही मैकेनिकल वेव दो तरह की थी, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव, वो अलग बात है, लेकिन मैकेनिकल वेव को प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की जरूरत थी या नहीं थी? तो जवाब है हाँ भाई, मीडियम की रिक्वायरमेंट थी। अब नॉन मैकेनिकल वेव्स क्या होंगी? तो नॉन मैकेनिकल वेव्स मैंने वही बताया था छोटा मोटा, कि आपको वो वेव्स जिनको प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, उन वेव्स को कहते हैं नॉन मैकेनिकल वेव या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी होती हैं? जिनको प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, ये ऐसे ही चलती हैं। मीडियम आ जाए वो अलग बात है, लेकिन इन्हें कंपलसरी नहीं है कि मीडियम चाहिए ही चाहिए। लेकिन मैकेनिकल वेव्स जैसे कि साउंड वेव है, इनको प्रोपोगेशन के लिए मीडियम चाहिए ही चाहिए, बिना मीडियम के प्रोपोगेट ही नहीं करती हैं ये आगे को। और नॉन मैकेनिकल वेव्स जिनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बोलते हैं, तो इनको मूव करने के लिए किसी भी तरह के मीडियम की जरूरत नहीं है। जैसे कि सनलाइट इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और जितनी भी मोबाइल वेव्स होती हैं, इनको भी प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। माइक्रोवेव्स होती हैं जो उनको हम टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट के अंदर भेजते हैं, वो भी स्पेस से अर्थ पर आती हैं, बीच में वैक्यूम पड़ता है, उनको भी प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऐसी वेव जिनको प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उन वेव्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पढ़ेंगे और हम इसको डिटेल में देखेंगे जैसे कि अभी हम देखते आए हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में देख रहे थे, अब देख लेते हैं कुछ आगे को। इसके एग्जाम्पल्स भी हैं, लाइट, हीट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। अब ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि ये अपने साथ एनर्जी ट्रांसफर करती हैं, एनर्जी ले जाती हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, लेकिन खुद मीडियम के पार्टिकल प्रोपोगेट इसमें वैसे इसकी अगर बात की जाए नॉन मैकेनिकल वेव्स की, तो नॉन मैकेनिकल वेव्स में तो मीडियम हो या ना हो, ये तो ऐसे ही प्रोपोगेट करेगी।
लेकिन अगर बात की जाए मैकेनिकल वेव की, तो मैकेनिकल वेव में मीडियम आगे को नहीं खिसकता, मीडियम नहीं भागता है, बस मीडियम अपनी जगह रहता है और वाइब्रेट करता है, चाहे वो पैरेलल करे चाहे वो परपेंडिकुलर करे। नॉन मैकेनिकल वेव्स में तो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसफर होती है, मीडियम की जरूरत होती ही नहीं है। इसके कई एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिनको नॉन मैकेनिकल वेव्स कहते हैं, ये जैसे कि लाइट हो गई, हीट हो गई, ये इसके एग्जांपल्स हैं। अब देखिए, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्ट ऑफ फोटोन, ये इंपॉर्टेंट है। फोटोन, फोटोन क्या होते हैं? ये बंडल ऑफ एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं। जो एनर्जी आती है सनलाइट से वो बंडल्स के रूप में आती है, जिनको फोटोन बोलते हैं। इनको क्वांटा भी बोला जाता है, जो कि आइंस्टाइन ने शब्द दिए थे, ये फोटोन या फिर क्वांटा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फोटोन के रूप में आती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ क्या होती है ये आगे को बताएंगे। ये 10⁻⁻14 से 10⁻4 मीटर तक की होती है, आपको ये याद रखनी है। ये रेंज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, जो वेवलेंथ है उसकी रेंज है 10⁻⁻14 से 10⁴ तक। आगे देखते हैं इसके बारे में। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। दे आर न्यूट्रल। देखिए, सूरज की रोशनी आपके ऊपर पड़ती है तो क्या आपको झटका लगता है करंट का? तो जवाब है नहीं लगता। तो ये न्यूट्रल है, किसी तरह की कोई रिएक्शन नहीं करती। तो दे आर न्यूट्रल, कोई अपने साथ चार्ज पार्टिकल नहीं लेके जाती। और दे प्रोपोगेट्स एज ट्रांसवर्स वेव, ये ट्रांसवर्स वेव की तरह प्रोपोगेट करती हैं। और ट्रांसवर्स वेव्स का नेचर होता है इस तरह से प्रोपोगेट करने का। तो ये ट्रांसवर्स वेव की तरह क्या करती हैं? प्रोपोगेट करती हैं। और ये अपने पास जो वेलोसिटी रखती हैं वो सनलाइट की जो वेलोसिटी है उसके बराबर होती है। तो वेलोसिटी आपको समझ गए, सनलाइट की वेलोसिटी कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे देख लेते हैं, इनके पास एनर्जी होती है और मोमेंटम होता है। तभी तो आप देखो, सूरज की रोशनी बैठ जाएगी, आपको हीट फील होने लगेगी, आपको गर्मी लगने लगेगी, क्योंकि उनके पास अपनी एनर्जी होती है। और इसका जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था वो किया था मैक्सवेल ने। और कुछ नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको जानना है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्यों नहीं है। जैसे कि कैथोड रेज, कैथोड रेज क्या है? नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कैनाल रेज, ये आपको मैं सब बता चुका हूं पिछली वीडियोस में, आप देखिएगा आपको सब मिल जाएगा। अल्फा रेज, बीटा रेज, साउंड वेव्स और अल्ट्रासोनिक वेव, ये तो मैं आपको बता चुका हूं साउंड वेव। बाकी आपको मैंने पिछली वीडियोस में बता रखी है, वहां जाकर देख लें। अगर मैं यहां बताने लगा तो लंबा हो जाएगा लेक्चर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में कुछ इंपोर्टेंट डिस्कवरीज देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देखते हैं, उनकी डिस्कवरी देखेंगे और उनकी वेवलेंथ देखेंगे। सिर्फ हमें वेवलेंथ देखनी है, फ्रीक्वेंसी नहीं देखेंगे, क्योंकि एक ही चीज देखेंगे ताकि एक चीज देख लें, दूसरी चीज तो खुद ब खुद आ जाएगी। अब वो कैसा आ जाएगी? क्योंकि आपको पता है V = न्यू इंटू लैम्डा होता है। तो आपको वेलोसिटी पता है, वेलोसिटी कितनी होती है? 3 × 10⁸ और आपको लैम्डा पता है तो आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो इसलिए हम वेलोसिटी तो आपको पता है 3 × 10⁸ होती है, और लैम्डा हम याद करेंगे। अगर पूछेगा हमसे क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी के टर्म में तो हम फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे पर्टिकुलर रेज के लिए, पर्टिकुलर वेव्स के लिए v की वैल्यू पुट कर देंगे। v की वैल्यू सबके लिए सेम है, लैम्डा की वैल्यू सबके लिए अलग अलग होगी, तो लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे तो वहां से फ्रीक्वेंसी निकल कर आ जाएगी। सपोज दैट आपको गामा रेज की फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो आपको गामा रेज की वेलोसिटी कितनी होती है? 3 × 10⁸, उसकी फ्रीक्वेंसी आपको चाहिए, वेवलेंथ कितनी होती है वो ये याद करने वाले हम। तो वेवलेंथ लिख लेंगे और यहाँ से डायरेक्ट निकाल लेंगे। आते हैं कुछ इंपोर्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के डिस्कवरीज के बारे में, उनकी वेवलेंथ के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर ये है डिस्कवरी। आप सबसे ज्यादा इस पर फोकस करें, क्योंकि ये आपको मार्क्स दिलाने वाला है। वेवलेंथ बहुत कम पूछा जाएगा, लेकिन डिस्कवरी पूछी जाएगी हमेशा। तो गामा रेज की डिस्कवरी, गामा रेज सबसे पहला इसको एक तरीके से और जान लेते हैं। देखो, ये एक ऑर्डर में होती हैं, ऑर्डर किस तरह का? देखो, ये लगातार वेवलेंथ बढ़ रही है और फ्रीक्वेंसी लगातार क्या हो रही है? घट रही है। देखो, फ्रीक्वेंसी यहाँ ज्यादा थी, यहाँ कम हो गई, तो फ्रीक्वेंसी घट रही है और वेवलेंथ लगातार बढ़ रही है। तो देख लेते हैं इसका कुछ एक अपना एक क्रम होता है, किस क्रम में लगी हुई होती है। तो वो मैं क्रम यहाँ को लिख कर दिखा देता हूँ। ये है गाओ एक्स पर देखकर अब माइक्रो रेडियो। अब इसमें क्या दे रखा? देखो, ये एक ऑर्डर है,
गाओ एक्स पर देखकर अब माइक्रो रेडियो, ये आपको ऑर्डर याद करना है। इसमें आपको मिल जाएगा जितनी भी सनलाइट के अंदर, मैक्सिमम जितनी भी सनलाइट के अंदर वेव्स हैं उनका ये ऑर्डर है। तो ऑर्डर आपको याद करना है, क्योंकि आपसे बहुत बार पूछा गया है कि ये बताइए कि गामा रेज के बाद कौन सी रेज आती है फ्रीक्वेंसी के टर्म में, या फिर कौन सी रेज उसके बाद आती है, या फिर 4 रेज दे देता, पूछता है इनको अरेंज करिए। तो ये कैसा अरेंज करनी है ये आपको समझना। देखो गामा रेज की बात की जाए, गाओ एक्स पर देखकर अब माइक्रो रेडियो, तो गाओ का मतलब है गामा रेज। गाओ का मतलब क्या है? गामा रेज, जो कि फर्स्ट पोजीशन पर ऑलरेडी लिखी हुई है। एक्स का मतलब क्या? एक्स रेज, जो कि ऑलरेडी दूसरी पोजीशन पर लिखी हुई है। पर का मतलब क्या? परावैंगनी। हिंदी में इसको परावैंगनी बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट। अब मैं आपसे माफी चाहूंगा, क्योंकि ये आपको हिंदी में ही याद करना है फिलहाल, क्योंकि मेरे पास हिंदी की ही ट्रिक है इसमें। तो गाओ एक्स पर का मतलब क्या? परावैंगनी। तो परावैंगनी बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट को। इतनी तो हिंदी आती है यार, नॉर्मली सबसे आती है। परावैंगनी मतलब अल्ट्रा वायलेट। देखकर मतलब क्या है? दृश्य। देखकर मतलब क्या है? मतलब जो दिखती हो, विजिबल। तो अगली देखो विजिबल है ना, जो दिखती हो, हमको दिखता। अरे नीला, रेड, ब्लू ये कलर दिखते हैं विबग्योर, तो वही है देखकर। अब का मतलब है अबरक्त। अबरक्त को हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं इंफ्रारेड। तो देखो इंफ्रारेड लिखा हुआ है। माइक्रो, माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रोवेव्स, या फिर उनको बोलते हैं शॉर्ट वेव्स। और रेडियो, रेडियो का मतलब क्या? रेडियो वेव्स, लॉन्ग रेडियो वेव्स। तो ये आपको ऑर्डर याद करना है। तो ये तो ऑर्डर उम्मीद आपको याद हो गया होगा, अगर याद नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा। इसके बाद आता है इनकी डिस्कवरीज। तो डिस्कवरीज सबसे पहले गामा रेस की बात करते हैं। तो गामा रेस की डिस्कवरी याद करने के लिए गम है ना, गम है ना, तो गामा रेस की डिस्कवरी याद करने के लिए आपको याद करना होगा गम है ना। तो गम मतलब गामा रेस, है मतलब हेनरी। तो है ना, गम है ना, तो गामा रेस की जो खोज की थी वो करी थी हेनरी ने। और इसकी जो अगर वेवलेंथ की बात की जाए, तो वेवलेंथ रेंज आपको थोड़ा सा मेमोराइज करना है, क्योंकि मैं सब कुछ आपको याद करने नहीं देता, कुछ चुनिंदा चीजें देता हूँ याद करने के लिए, जैसे कि वेवलेंथ रेंज। तो वेवलेंथ कितनी होती है? 10 की घात -10 से 10 की घात -14 तक की होती है। तो आपको याद करना है 10⁻⁻10 से 10⁻⁻14 तक। बस गामा रे सबसे ज्यादा होती है इसी की, निगेटिव में सबसे ज्यादा पावर इसी की होगी। 10⁻10 से 10⁻14 तक होती है गामा रेस की। और गामा रेस की खोज किसने की थी? हेनरी ने। गम है ना, तो गम मतलब गामा, गामा रेज, है मतलब हेनरी। इसके बाद में आता है एक्स रेज। तो एक्स रेज की खोज किसने की थी? एक्स को रोने दो, एक्स को रोने दो। तो एक्स रेस की जो खोज की थी, रोने दो मतलब रोंटजन ने की थी। तो एक्स रेस की खोज किसने की थी? रोंटजन ने। और अब देखिएगा गामा रेस कहां से कहां तक स्टार्ट होती थी? 10⁻10 से 10⁻14 तक। तो 10⁻10 वाला ले लीजिए, मतलब जो न्यूमेरिकली छोटा हो, जो दिखने में न्यूमेरिकली इसके मैग्नीट्यूड को मत जाइए, पावर देखिए, माइनस प्लस को छोड़िए, बस पावर देखिए 10 है ना, तो इसकी 10 वैल्यू ले लीजिए। तो आपने 10 ले ली, क्योंकि ये कम है, फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ती जा रही है आगे को। तो ये छोटी फ्रीक्वेंसी, ये बड़ी फ्रीक्वेंसी है, लेकिन मैं आपको सिर्फ न्यूमेरिकली बता रहा हूँ कि आप 10 ले लीजिए। तो आपने 10 ले लिया और आपने 2 कम कर दिया, मतलब एक्चुअली वैसे फिजिकली देखा जाएगा तो ये बड़ी है। तो 10⁻10 से 10⁻8 तक होती है एक्स रेस की क्या होती है? ये फ्रीक्वेंसी, मतलब सॉरी वेवलेंथ। तो एक्स रेस हो गया। एक्स रेस की खोज किसने की थी? एक्स को रोने दो, इससे आपको पता लगा था। अब देखते हैं अल्ट्रा वायलेट रेस के बारे में। तो यू आर ब्यूटीफुल, यार आप बहुत अच्छे हो, यू आर ब्यूटीफुल। तो यू मतलब अल्ट्रा वायलेट, आर फॉर रिटर। तो अल्ट्रा वायलेट रेस की जो खोज की गई थी वो की गई थी रिटर के द्वारा। तो रिटर ने अल्ट्रा वायलेट रेस की खोज की थी, इसके 10⁻8 से 10⁻7 तक इसकी अब इसकी क्या होती है? वेवलेंथ होती है। अब आता है विजिबल स्पेक्ट्रम। तो विजिबल स्पेक्ट्रम को कैसे याद करेंगे? विजिबल जो कि हमें दिखाई देता है, देखो विजिबल ये हमें दिखाई देता है, तो ये आपको कोई ट्रिक बना लीजिए, जो हमें दिखाई देता है वही न्यूटन है, जो हमें दिखाई देता है वही न्यूटन है, जो दिखता है वही न्यूटन है। तो न्यूटन की खोज किसने की? मतलब सॉरी, विजिबल स्पेक्ट्रम की खोज किसने की, या फिर विजिबल रेडिएशन की खोज किसने की? न्यूटन ने। जो हमें दिखा वही न्यूटन है। तो न्यूटन ने खोज की थी दृश्य प्रकाश, विजिबल स्पेक्ट्रम या विजिबल रेस की खोज की थी न्यूटन ने। इसकी जो वेवलेंथ है वो 3.9 × 10⁻⁷ है। कोई याद हो या ना हो, लेकिन
सर ये याद आपको होना ही चाहिए, ये तो आपको याद होना ही चाहिए। आप इसके सिर्फ डिजिट भी याद कर लोगे ना 3978, तब भी आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो 3.9 इंटू 10⁻7 से 7.8 इंटू 10⁻7 तक होती है विजिबल रेडिएशन की वेवलेंथ। तो जो दिखता है वही न्यूटन है। ये इसकी शॉर्टकट भी हो गई, आपको एक तरह से याद हो जाएगा। अब आता है इंफ्रारेड रेज। तो इंफ्रारेड का मतलब क्या, इन से पूछो, इन्हीं से पूछो। इन मतलब इंफ्रारेड, ही मतलब हर्शेल, तो इन ही से पूछो। इन मतलब इंफ्रारेड, ही मतलब हर्शेल। तो इंफ्रारेड की खोज किसने की थी, हर्शेल ने की थी। देखो मैंने आपको याद कराने की कोशिश की है, हालांकि इसकी कोई शॉर्टकट नहीं बन पाएगी, मैंने सोचा बहुत इजीली नहीं बन पा रही है, तो ये शॉर्टकट काफी अच्छी है, आपको याद भी हो रहा है। देखो जो चीज आपको याद करा दे उससे अच्छी क्या बात है। इन्हीं से पूछो, इन मतलब इंफ्रारेड, ही मतलब हर्शेल, इन्हीं से पूछो। तो इंफ्रारेड की जो खोज की थी वो हर्शेल ने की थी, और इसकी वेवलेंथ जो होती है 7.8 इंटू 10⁻7 से 7.8 10⁻3 तक होती है। इसके बाद आता है शॉर्ट वेव्स या फिर रेडियो वेव्स या फिर हर्ट्जियन वेव्स। तो इसकी जो खोज की थी, देखो शॉर्ट हर्ट्ज हेनरिच, तो ये शॉर्टकट बनाई है इसकी मैंने, शॉर्ट हर्ट्ज हेनरिच, शॉर्ट हर्ट्ज हेनरिच, शॉर्ट हर्ट्ज हेनरिच, शॉर्ट हर्ट्ज हेनरिच, ऐसे याद कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। तो शॉर्ट वेव्स या फिर हर्ट्ज वेव्स की जो खोज की गई थी वो हेनरिच के द्वारा की गई थी, हेनरिच ने खोज की थी। और इसकी जो वेवलेंथ होती है 1 से लेकर 10⁻³ मीटर तक की होती है, ये वेवलेंथ है। शॉर्ट हर्ट्ज हेनरिच इसकी शॉर्टकट है। अब आता है लॉन्ग रेडियो वेव्स, लॉन्ग रेडियो वेव्स, इसकी भी मैंने शॉर्टकट बना रखी है। इसकी शॉर्टकट क्या, लंबे रेडियो को फेंक के मारो, क्या है, लंबे रेडियो को फेंक के मारो, लंबे रेडियो को फेंक के मार दो। तो लंबे रेडियो मतलब लॉन्ग रेडियो को फेंक के मारो, मारो मतलब मार्कोनी। तो वैसे भी रेडियो के अंदर मार्कोनी लगी हुई होती है, तो रेडियो की जो बनाया था मार्कोनी ने ही बनाया था। तो इसके अंदर जो वेव्स यूज होती है 1 से लेकर 10⁴ मीटर तक की होती है। तो ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो वेवलेंथ की रेंज होती है वो 10⁻³ से 10⁻² मीटर तक होती है। और जो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जिस फ्रीक्वेंसी, जिस वेवलेंथ को मैंने बताया 10⁻³ से 10⁻² तक होती है, तो उस वेव्स को बोलते हैं माइक्रोवेव्स। ये बहुत छोटी वेव्स होती है। माइक्रोवेव्स मतलब ये यहीं लाई करती है, जो मैंने बताया था माइक्रो रेडियो। तो माइक्रो रेडियो मतलब यहाँ आया था ना, माइक्रो रेडियो, गाओ एक्स पर देखकर अब माइक्रो रेडियो। तो माइक्रो की कितनी होती है 10⁻³ से 10⁻² तक होती है। अब आगे कुछ इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं और चैप्टर यहीं फिनिश हो जाएगा। लास्ट में विजुअल टू न्यू लैम्डा पर। तो फेज ऑफ वाइब्रेशन, फेज ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है। अब देखिए फेज ऑफ वाइब्रेशन किसको बोलते हैं। अब देखिए वेव जो है आगे को प्रोपोगेट करती है, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे मैं देखने लगा कि पार्टिकल की क्या पोजीशन है, किस डायरेक्शन में मूव करने जा रहा है, क्या इसकी वेलोसिटी है, तो ये सब कुछ उसका कहलाएगा फेज वाइब्रेशन। तो ये एक्चुअली मैं चेक करूंगा मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन के, तो मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन के रेस्पेक्ट में तो बोलूंगा कि ये कितनी हाइट पर है, क्रस्ट पर है, ट्रफ पर है, कहां पर है, क्या वेलोसिटी है, क्या इसका एम्पलीट्यूड है। तो ये सब कहलाता है फेज वाइब्रेशन। फेज ऑफ वाइब्रेशन ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच एक्सप्रेस the position as well as direction of the motion of the particle at that instant with respect to its equilibrium position। I think आपको समझ आ गया होगा क्या लिखा हुआ, वरना मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है। एम्पलीट्यूड एक टर्म आती है, एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ। तो देखो एम्पलीट्यूड क्या होता है, सपोज दैट ये वेव इस तरह से मूव कर रही है, क्योंकि हमको पता है ट्रांसवर्स वेव के रूप में मूव करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या फिर यूं कहें कोई भी वेव है इस तरह से मूव कर रही है। अब देखिए मीन पोजीशन तो ये है, ये वेव अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगी तो ये फोटोन होंगे सारे के सारे, जो इस तरह से है इस शेप में है, ये फोटोन है। वेव जो है फोटोन से मिलकर बनी हुई होती है, तो ये फोटोन होंगे। और अगर कोई मीडियम है तो ये सारे के सारे पार्टिकल होंगे मीडियम के। तो सपोज दैट यहाँ जो पार्टिकल है जो कि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर है, तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन वाले पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एम्पलीट्यूड आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्या है, एक्चुअली हम इसको चेक करते हैं मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन से। तो एम्पलीट्यूड क्या है, जो सबसे एक्सट्रीम पोजीशन पर पार्टिकल है उसके बीच की डिस्टेंस है मीन पोजीशन से, क्या है
एम्पलीट्यूड इसको बोलते हैं। अब आता है वेवलेंथ। तो एक लूप कंप्लीट करने में, देखो वेव इस तरह से गई, फिर इस तरह से गई, अब यहां जाने के बाद फिर निकलेगी इस तरह से ऊपर को, तो मतलब सेम नहीं निकल रही है, देखो जैसे यहां निकली थी सेम वैसे ही निकल रही है, तो ये रिपीट कर रही है अपने आप को। तो अल्टीमेटली यहां तक जो हो गया है इसका एक लूप कंप्लीट हो गया, एक चक्कर इसने पूरा कर दिया। तो एक लूप कंप्लीट करने में वेव जितना आगे चलती है, तो ये आगे बढ़ी है यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस, तो जितना आगे चलती है ये कहलाती है उसकी वेवलेंथ। इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रीक वर्ड है ये लैम्डा, समझ गए होंगे आप। तो अल्टीमेटली क्या है, देखो ये अगर बात की जाए तो ये कुछ कहीं से भी बोल सकते हो आप। अगर यहां से तो यहां तक की बात करूं, देखो ये वाला क्रेस्ट है, ये वाला क्रेस्ट है, तो दोनों क्रेस्ट की बात की जाए तो इन दोनों के बीच भी लैम्डा ही होगा, कोई अलग नहीं होगा। अगर यहाँ जीरो से निकली है और यहाँ जीरो के बीच में देखूंगा तो ये भी देखो जीरो और जीरो से निकली है, तो ये भी लैम्डा होगा। तो इसका मतलब दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट के बीच में देख लूं या फिर दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच में देख लूं तो वो भी लैम्डा होगा, या फिर इनिशियल पोजीशन से अगर निकल रही है वेव तो वो भी लैम्डा होगा। अगर मैं ये बात की जाए, अगर इस बात को किया जाए किसी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में, तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होते हैं, तो किन्हीं दो रेयरफैक्शन के बीच की दूरी या फिर किन्हीं दो कंप्रेशन के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, उसकी वेवलेंथ कहलाएगी। तो ये आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब एक वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन होता है जो कि ये है v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा हर वेव के लिए लगता है। v रखिए उसकी खुद की वेलोसिटी वेव की, और यहाँ पर n लैम्डा लिखा हुआ है, तो यहाँ n जो है फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है डिनोट कर रहा है फ्रीक्वेंसी को। मैंने आपको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ और वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया था, वेलोसिटी बताई थी मैंने, वेलोसिटी इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। ये जनरल नोटेशन है, इसका न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है, और लैम्डा क्या है, ये वेवलेंथ को डिनोट करता है। जहीं अगर वेलोसिटी की बात की जाए तो वेलोसिटी v को ही रिप्रेजेंट करती है। तो ये आप किसी के भी लिए लगा सकते हैं जिसकी खुद की वेलोसिटी हो और वेवलेंथ हो, तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं। इन तीनों पैरामीटर्स में से कोई दो पैरामीटर्स आपको पता है तो आप वेलोसिटी बता सकते हैं, या फिर आपको फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं, या आप वेवलेंथ बता सकते हैं। तो तीनों पैरामीटर्स में से आपको दो पैरामीटर्स पता होने चाहिए ताकि आप तीसरा पैरामीटर बता सकें। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, उम्मीद है आपको बहुत कुछ नया सीखने मिला होगा। फिर भी मेरी कोशिश ये रही कि आपको कुछ नया बताऊं। और आपको एक चीज और बता देता हूं, जितने भी शॉर्टकट्स मैंने अभी बताई थी पीछे, वो सारी की सारी मैंने यहाँ लिख दी हैं। जैसे कि गम है ना, तो गामा रेस की खोज की गई थी हेनरी द्वारा, एक्स को रोने दो तो एक्स रेस की खोज की गई थी रोन्टजन द्वारा, यू आर ब्यूटीफुल तो अल्ट्रावायलेट रेस की खोज की गई थी रिटर के द्वारा, इन्हीं से पूछो तो इंफ्रारेड की खोज की गई थी हर्शेल के द्वारा, और पांचवा था शॉर्ट हर्ट्ज हेनरिच, तो शॉर्ट रेडियो वेव्स की खोज की गई थी, इसको हर्ट्जियन वेव्स भी कहते थे, हेनरिच के द्वारा। लॉन्ग रेडियो फेंक कर मारो, तो लॉन्ग रेडियो वेव्स की जो खोज की गई थी मारूंगा मतलब मार्कोनी। इसमें एक न्यूटन वाला रह गया था, न्यूटन ने जो खोज की थी वो की थी विजिबल, जो विजिबल है वही न्यूटन है, तो जो विजिबल रेडिएशन है वो की गई थी न्यूटन के द्वारा खोज। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, बहुत कुछ है मेरे हिसाब से, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट छिपे हुए हैं, आप इनको देखें, दिल से देखें, और वीडियो लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने का कोई पैसा तो नहीं करता है, बस आपको सिर्फ एक रेड बटन पर क्लिक करना होता है, लेकिन हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हमें बहुत ऐसा लगता है कि जैसा बच्चे हमसे चाह रहे हैं, स्टूडेंट्स हमसे चाह रहे हैं कि और ज्यादा वीडियोस बनाएं उनके लिए, और ज्यादा मेहनत करें और अपने आप को इम्प्रूव भी करें, ताकि उनकी हेल्प हो सके जो लोग कोचिंग अटेंड नहीं कर पाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।